अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स के यूनिट 7 जिसका टाइटल है जियोमेट्री, इसकी एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें ताकि जब भी मैं कोर्स से रिलेटेड किसी किताब की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले और ख़ुद ब खुद आप तक पहुँच जाए। तो बिना टाइम ज़ाया कि आप आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की जो एक्सरसाइज 3 है इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है लेबल द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स एंड डिस्क्राइब एट लीस्ट 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच इन टर्म्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। अब पहला इसका जो क्वेश्चन है उसका मतलब ए पार्ट इस सफ़े पे है और बाकी के पार्ट्स अगले सफ़े पर हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे और कुछ चीज़ों को सीखेंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा क्वाड्रिलेटरल्स, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये क्या चीज़ होती है, फिर इसको हम हल करना सीखेंगे। तो हम अकेडमीज़ में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी 2.5-3 घंटे जो है लगाते हैं और अक्सर औक़ात हमें अच्छा टीचर ना मिलने की वजह से जो है मैथ समझ भी नहीं आता और हमारी फ़ीस भी जो है ना ज़ाया ही जाती है एक तरह से। तो अगर आप पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जो वीडियो है आप इसको एंड तक पूरा लाजमी देखा करें ताकि जो मेरी मेहनत है वो भी ज़ाया ना जाए और आप घर बैठे बआसानी और बेहतरीन तरीके से जो है मैथ के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो आप इसको 10-10 मिनट करके जो है ना 2 दिन में देख लें, 3 दिन में देख लें, तो वीडियो पूरी लाजमी देखा करें। तो अभी मैं सबसे पहले कुछ पुरानी चीज़ों से आगाज़ करता हूँ। जैसा कि हमने सीखा था कि अगर मैं एक चीज़ ड्रा करता हूँ, अभी आपको जो मैंने चीज़ ड्रा की है इस चीज़ को कहते हैं लाइन। लाइन का मतलब होता है कि एक ऐसी जो शेप, ठीक है, एक ऐसी शक्ल जिसकी मतलब कि ना आप समझ लें जो लंबाई है ना वो फ़िक्स है, ठीक है ना। इसे हम उर्दू में लकीर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो लकीर होती है ना, जो लाइन होती है, इसकी लंबाई फ़िक्स होती है। अगर ये लाइन लगी है ना तो मिसाल के तौर पर ये जो लाइन है ना ये मेरे पेन से मुशाबह है। अब ये जो पेन है ना आप इसको ये जो जिस कंपनी का भी ये पेन है जिस मर्ज़ी दुकान से जाके ले लें, घर आके जब आप उसकी स्केल के साथ से लंबाई मालूम करेंगे ना तो आपने चाहे वो कोयटा से लिया है, कराची से लिया है, लाहौर से लिया है और अगर वो इसी कंपनी का है ना तो उसकी लंबाई सेम होगी। इसी तरह ये है, ये भी अगर आपने तो उसकी लंबाई सेम होगी। तो जो लाइन होती है ना उसकी जो लेंथ है ना वो सेम होती है। अब हमें मिसाल के तौर पर अक्सर आपने सड़कों पे देखा होगा कि ना ऐसे लिखा होता है और आगे मिसाल के तौर पे ना कोई जिम है, ठीक है ना, जहाँ पे आप वर्जिश करने जाते हैं, या आप समझ लें किसी जगह पर ज़ू है, चिड़ियाघर है, तो सड़क से ना काफ़ी पहले ही एक इस तरह का एरो बना दिया जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर लिख दिया जाता है ज़ू, ठीक है। अब जो है उस एरो का मतलब ये होता है कि बस आप इस तरफ को आगे को जाई जाएं, कितना जाना है बस आप जाई जाएं। ख़ुद ही थोड़ी देर बाद जो है ना 5-10 मिनट बाद जो है ना आप फासला तय करेंगे तो आगे चिड़ियाघर आ जाएगा। यानी कि इस एरो का मतलब होता है बस आप सीधा जाई जाएं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं लाइन, इसको हम बोलते हैं एरो, इसको उर्दू में शुआ भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको उर्दू में लकीर बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम एरो, ठीक है ना। तो ये जो आपको आगे शक्ल इसको एरो बोलते हैं और अगर इसको पूरी शक्ल की बात की जाए तो इसको हम बोलते हैं रे, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं लाइन। ये चीज़ें मैंने पिछली वीडियोस में कवर कर दी थी। अब हमने ये 2 चीज़ें सीख ली। अब आगे आते हैं। अब क्या है, अगर मैं 2 रेज़ को लेता हूँ, एक ये हमारे पास और एक मैं जो है ना मिसाल के तौर पर ये रेड कलर से ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, एक हमारे पास ये रेड वाली रे है। अब ये दोनों जो रेज़ है ना, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे कि ये दोनों रेज़ जो है इनके दरमियान में अगर फ़ासला सेम रहता है, ये आगे को जा रही है, इनके दरमियान में फ़ासला सेम रहता है तो हम बोलेंगे ये दोनों रेज़ आपस में पैरेलल हैं। आपस में क्या हैं? पैरेलल, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स अभी आपको क्वाड्रिलेटरल में जो है इस्तेमाल होने, इस वजह से मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर 2 रेज़ का आपस में जो फासला है एक ही जैसा ही रहे हमेशा के लिए और वो कभी भी एक दूसरे को टच भी ना करें और फासला भी एक जैसा रहे तो हम इसको बोलते हैं कि ये रेज़ क्या हैं? पैरेलल हैं, ठीक हो गया। अब मैं यही 2 रेज़ को लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये जो रेड वाली रे है ना इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ना थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देता हूँ ऐसे, और ये जो ब्लू वाली रे है ना इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ। अब ये दोनों रेज़ आपस में टच नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन इनके दरमियान का जो आपस में फ़ासला है ना तो ये भी जो है ना अब सेम होगा कि नहीं। हम अगर फ़र्ज़ करें इसको मैं आगे को मज़ीद आगे की तरफ ड्रा करता हूँ,
तो ये कुछ इस तरह से जाएगी सीधी, ठीक है ना। और अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो ये कुछ जो है ना इस तरह से जाएगी। तो हमें यहाँ पे टच होते दिखाया तो नहीं गया था, लेकिन हमें पता चल गया कि अगर ये इसी डायरेक्शन में मूव करे और ये तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें ये दोनों जो रेज़ है ना एक दूसरे को टच कर जाएंगी। तो ऐसी सूरत में हम इन दोनों रेज़ को पैरेलल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। इसको हम पैरेलल नहीं बोलेंगे। अगर अब मिसाल के तौर पर ये दो लाइनें हैं, ठीक है ना, ये पैरेलल हैं, ठीक है, ये भी पैरेलल हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलता हूँ कि ये लाइन है और एक हमारे पास सीधी लाइन है, ये भी पैरेलल नहीं है क्योंकि ये तो सीधा जाएगी, ठीक है, ये तो सीधा जाएगी, लेकिन ये वाली एक वक्त आएगा इसको जाके टच कर देगी, तो हम बोलेंगे कि ये वाली लाइन जो रे है ये इसके पैरेलल नहीं है। तो अभी आपने क्या चीज़ सीखी, इसको लाइन बोलते हैं जिसकी लंबाई फ़िक्स हो, लेंथ फ़िक्स हो, जिसका एक जो एज है ना, एक जो किनारा है, ठीक है ना, वो अनलिमिटेड हो, पता ही नहीं है वो कितना दूर जाएगा, तो हम उसको एरो बॉल लगा देते हैं और इस शक्ल को हम, इस शेप को हम बोलते हैं रे, ठीक है। अगर दो रेज़ आपस में टच भी ना करें, ठीक है, और उनका फासला भी एक जैसा ही रहे, तो ऐसी रेज़ को हम बोलते हैं कि वो पैरेलल है। ये भी पैरेलल हमारे पास, ठीक है, ये रेज़ हो गई, ठीक है, ये दोनों लाइनें हो गई क्योंकि इसके ऊपर एरो नहीं लगाया। इसी तरह अगर हम ऐसे ड्रा कर दें, ये भी दोनों लाइनें जो हैं ये पैरेलल हैं। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो अब ये रेज़ बन जाएंगी। इसी तरह अगर दो रेज़ आपस में टच ना करें, ठीक है ना, लेकिन हमें शक पड़ जाए कि वो अगर आगे मज़ीद जाएंगी तो एक दूसरे को टच कर देंगी, तो हम बोलेंगे ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल हैं, ये पैरेलल नहीं है। इसी तरह अगर हमें वाज़िया नज़र आ रहा हो, मिसाल के तौर पर एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ऐसी है, अब तो हमें वाज़िया नज़र आ रहा है, तो ये भी पैरेलल नहीं है। हमने ये चीज़ सीख ली। आगे हमारे पास अब आ रहा है क्वाड्रिलेटरल। और एक दूसरी बात और कि जब हमारे पास ये वाली जो रे है ना, ठीक है ना, ऐसे, और इस वाली रे का जो हमारे पास दूसरा एंड है ना, इसको हम इसके साथ टच कर दें, तो टच करेंगे तो ये हम इसको ऐसे भी टच कर सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों को हम जो है कुछ इस तरह से भी टच कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। फिर इन दोनों को हम जो है इस तरह से भी टच कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा ही कर दें हम इसको, बिल्कुल सीधा, ऐसे बिल्कुल सीधा, जैसे हम किसी कील को दीवार में या ज़मीन में ठोकते हैं ना, उस डायरेक्शन में सीधा अगर हम इसको जोड़ दें, तो इन दोनों के दरमियान में अब ये जो हमारे पास एक फ़ासला सा बन रहा है ना, इस चीज़ को हम बोलते हैं एंगल। इसी तरह ये हमारे पास एंगल होगा, और इसी तरह ये। अब जब सीधा हमारे पास बिल्कुल हो ना, जैसे कील होता है, जैसे हम किसी झंडे का बैम्बो या बांस लगाते हैं, तो फिर हम ऐसे एंगल को बोलते हैं कि ये 90 डिग्री है। और ये वाला जो एंगल है ये आप प्रोटेक्टर की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि अगर दोनों रेज़ जो हैं लेफ़्ट साइड्स पर जुड़ी हों तो हम नीचे वाले नंबर्स को देखते हैं, ठीक है। और अगर ये ही रे उठा के मैं यहाँ पे रख के और फिर इस तरफ को ड्रा कर दूँ, जैसा कि आप समझ लें कि ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, तो फिर हम इस प्रोटेक्टर के ऊपर वाले नंबर्स को देखते हैं। अभी मैं इन दोनों को अगर फाइंड करना चाहूँ तो आपने ये पिछली वीडियो में सीखा था, तो ये हमारे पास 20 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि ये लाइन 20 को टच कर। इसको अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास जो है आलमोस्ट आप चेक कर सकते हैं 30 और 40 के दरमियान जा रही है, तो 35 डिग्री का एंगल है। और अगर हम जो लाइन बिल्कुल सीधी हो, देखें ये डी के ऊपर भी ब्लैक कलर में 90 लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 90 पे है, ठीक है ना। तो सीधी लाइन इसको 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। अभी आपने लाइन सीख लिया, रे को सीख लिया, वीडियो पीछे करके आप दोबारा से रिवाइज़ कर सकते हैं। फिर आपने सीखा कि दो लाइनें या दो रेज़, ये रेज़ हैं जिनके ऊपर ये एरो है, जिनके ऊपर एरो नहीं है उनकी लंबाई फिक्स है, इसको लाइनें बोलते हैं। तो दो रेज़ या दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी अगर उनके दरमियान में फासला, ठीक है, सेम रहे और वो एक दूसरे को टच भी ना कर रही हों। अब ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, लेकिन ये पैरेलल नहीं है क्योंकि हमने देखा कि अगर ये ऐसे ही आगे को जाएं, ये ऐसे ही आगे को जाएं तो ये एक दूसरे को टच कर देंगी। हमें शक पड़ गया, अब ये सीधी थी लेकिन ये सीधी नहीं थी, तो हमें शक पड़ गया कि ये इसको कहीं ना कहीं टच कर देगी, तो ये भी पैरेलल नहीं है। अगर हम दो रेज़ को पकड़ के आपस में उनका जो एक एंड है उसको आपस में जोड़ दें, तो हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, सीधा भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको नीचे ले आएँ तो जो इनके दरमियान में ये फासला बनेगा ना, एक एंड को हमने फिक्स कर दिया हुआ है, इस फासले को हम एंगल बोलते हैं। अब आगे हमारे पास ये वाली बात क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, ये देखें, इसको अपने QUAD क्वाड
क्वाड का मतलब होता है चार, ठीक है ना। क्वाड री लेटर रल्स, ठीक है ना। क्वाड्रीलेटरल्स क्या होते हैं, अब हम इनको समझ लेते हैं, फिर हम जो है ना प्रॉपर अपनी मशक को शुरू करते हैं हल करना। तो मैं एक सेकंड बुक आपके सामने ले आया हूँ। क्वाड्रीलेटरल्स को पहले समझ लेते हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास जो है ना देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस विच हैव फोर साइड्स। वो कह रहा है हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स चीज़ें ऐसी होती हैं विच हैव फोर साइड्स, जिनकी चार साइडें होती हैं। मिसाल के तौर पर ये जाए नमाज है, इसकी 1 2 3 4 साइडें हैं, तो जाए नमाज की जो शक्ल है वो क्वाड्रीलेटरल है। इसी तरह ये कैरम बोर्ड है, 1 2 3 4, इसकी चार साइडें हैं और जो है ना चार जगह से ही आपस में जुड़ा हुआ है। जिस शक्ल की साइडें चार होंगी ना उसके एंगल भी चार ही होंगे, तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रीलेटरल है। इसको हम जो है ना क्वाड्रीलेटरल बोलते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? शेप्स का मतलब होता है शक्लें, ऐसी शक्लें विच हैव फोर साइड्स, जिनकी चार साइडें हों, जैसे ये 1 2 3 4, जैसे आपकी ये मेरी किताब है ना, ये भी क्वाड्रीलेटरल है। 1 2 3 4, जब मैं इसको बंद कर दूंगा तो चार साइडें हो जाएंगी। तो शेप्स विच हैव फोर साइड्स, ठीक है, तो एंड फोर एंगल, क्योंकि जब आपने चार साइडें आपस में जोड़नी है ना, तो जब ये वाली साइड इसके साथ जुड़ेगी, तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि ये इसके साथ जुड़ गई, तो ये वाला जो जुड़ा हुआ पॉइंट है ना, ये आपस में एंगल बना देंगे, तो ये वाली साइड को हमने इसके साथ जोड़ा तो यहाँ पे एंगल बन गया, ये वाली साइड को इसके साथ जोड़ा तो यहाँ पर एंगल बन गया, इस साइड को इसके साथ जब हमने मिलाया, आपस में टच किया, तो इधर एंगल, इधर। इसका मतलब है जब चार साइडें आपस में जुड़ेंगी तो एंगल भी हमारे पास कितने बनेंगे? चार। तो वो कह रहा है ऐसी शक्ल जिसमें चार साइडें एंड फोर एंगल्स, और चार ही हमारे पास जाविये हों। एंगल्स का मतलब जाविया, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये एंगल होता है। तो आर कॉल्ड क्वाड्रीलेटरल, ऐसी शक्ल को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रीलेटरल। अब अभी आपने सिर्फ दो मिसालें देखी हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ज़िंदगी में चार ही लाइनों को जब हम आपस में जोड़ते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं वो जो स्क्वायर बने या फिर रेक्टेंगल बने। रेक्टेंगल और स्क्वायर के अलावा भी हम जो है ना आपस में चार लाइनों को जोड़ें तो शक्लें बन सकती हैं। अब जैसे ये पिछली मशक थी, इसमें हमारे पास तीन साइडें हैं बस, ठीक है, 1 2 3, तीन साइडें हैं, ठीक है। तो अब हम चार साइडों को आपस में जब जोड़ते हैं तो मुख्तलिफ़ तरह की शक्लें बन सकती हैं। अब हम उनके नाम याद करेंगे। अगर तो हम चार साइडें ले रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम चार साइडें ले रहे हैं, ठीक है, और उन चारों साइडों की लंबाई एक जितनी है, चारों साइडों, क्योंकि क्वाड्रीलेटरल में देखें कैरम बोर्ड में भी चार साइडें हैं, जाए नमाज में भी चार साइडें हैं, लेकिन कैरम बोर्ड में चारों साइडें बराबर हैं, जाए नमाज में आमने सामने वाली साइडें बराबर हैं। ये वाली साइड इसके बराबर नहीं है, लेकिन ये अपने आमने सामने वाली साइड के बराबर है। तो अगर तो चारों साइडें, अब ये स्क्वायर है ना, तो अगर तो उसकी चारों साइडें अब ये चार साइडें नज़र आ गई हमें, ठीक है, ये क्वाड्रीलेटरल है, ठीक है। अब इस क्वाड्रीलेटरल का हमने नाम रख दिया स्क्वायर। तो हम बोलेंगे ऐसी क्वाड्रीलेटरल जिसकी चार साइडें हों और चार ही एंगल हों, 1 2, अगर जो साइडें चार है ना तो अंडरस्टूड है एंगल भी चार ही होंगे, ठीक है ना। तो चार साइडों में एंगल चार ही होंगे, लेकिन यहाँ पे ख़ास चीज़ क्या है कि चारों साइडें बराबर हों, चारों एंगल्स भी बराबर हों, तो ऐसी क्वाड्रीलेटरल को हम बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वाड्रीलेटरल ही है। जैसे हमारी क्लास में अगर 20 बच्चे बैठे हैं ना, तो वो सारे लड़के ही हैं, ठीक है, वो मान लिया वो सारे लड़के ही हैं, लेकिन यह है कि हम उनके आगे नाम रख देते हैं, भाई ये असलम है, ये अमजद है, ये तनवीर है, ये हारिस है, ये सुलेमान है, ठीक है, हम उनके आगे नाम रख देते हैं। अब ये भी क्वाड्रीलेटरल है, ये भी क्वाड्रीलेटरल है, ये भी क्वाड्रीलेटरल है, ये भी क्वाड्रीलेटरल है, लेकिन ये है सारे लड़के, लेकिन उनके नाम रखेंगे। अब हम जैसे वो उनके नाम रखे हैं, अब इन क्वाड्रीलेटरल्स के भी हम नाम रखेंगे। तो पहली जो किस्म है ना जिसकी फोर साइडें हों और फोर राइट एंगल्स हों, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब जो स्क्वायर होता है ना, उसमें ऑटोमेटिक हमारे पास हर साइड एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे एंगल बनाती है। अब अगर हम क्या करते हैं, उसी क्वाड्रीलेटरल में दो साइडों को लंबा कर दें। अब मैंने हमने इसको और इसको लंबा कर दिया है और उन साइडों को वैसे ही रहने दिया, यानी कि
कहने का मकसद यह है कि ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो साइडें आमने सामने वाली जो है ना वो पैरेलल हों, जो मैंने अभी आपको बताया। पैरेलल का मतलब है कि वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगी और जो है और उनका ना फासला सेम रहेगा, ठीक है। तो वो कह रहा है a quadrilateral having two pairs of parallel sides are equal in length। तो मतलब दो आमने सामने वाली जो साइडें हैं ना वो उनकी लंबाई बराबर हो और वो पैरेलल हों, तो ऐसी, और उसके अंदर जो एंगल्स है ना वो 90 डिग्री, क्योंकि ये और ये इन दोनों केसेस में जो लाइनें आपस में जुड़ेंगी ना वो 90 डिग्री पर ही जुड़ेंगी। तो ऐसी शेप को हम नाम, अब ये भी लड़का था, ठीक है ना, या ये लड़की थी, इसका नाम हमने स्क्वायर रख दिया। ये भी लड़की है, इसका नाम हमने रेक्टेंगल रख दिया। या ये लड़का था, ये भी लड़का था, लेकिन हमने इनका कोई नाम भी तो रखना था ना। तो ये हो गया स्क्वायर जिसमें चारों साइडें बराबर, जिसके अंदर दो साइडें जो है आमने सामने वाली बराबर हों और दो साइडें जो है उस वाली जो दूसरी साइडें हैं ना उनसे यहाँ छोटी हो जाएं या बड़ी हो जाएं, ठीक है ना। अब ये वाली जो आमने सामने वाली साइडें हैं ना ये इन दो साइडों से बड़ी हो गई हैं, लेकिन इन दोनों की लंबाई भी बराबर है और ये आपस में क्या है, पैरेलल। तो इस शक्ल को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। अब हमने क्या किया, इसी साइड को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हमने क्या किया कि थोड़ा सा ना, जैसे आप समझ लें कि इसको मैंने जो है ना एक फिंगर इधर रखी और एक फिंगर और ऐसे दबा दिया, ठीक है। एक मैंने ये ओ पे फिंगर रखी है और एक एम पे, और इसको मैंने आपस में दबा दिया। दबाने से क्या हुआ, ये नीचे हो गया, ये वाला ऊपर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो बाकी चीज़ें वही हैं, यानी कि दो जो लाइनें हैं वो पैरेलल, ठीक है, लेकिन एंगल जो है ना वो पहले 90 था, अब मैंने चूँकि इसको दबा दिया, अब एंगल बदल गया। तो अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि दो साइडें पैरेलल होंगी, ठीक है, एंड ऑपोजिट एंगल्स, लेकिन उनके जो एंगल्स हैं ना वो अब 90 नहीं रहेंगे। तो ऑपोजिट एंगल्स का मतलब है कि आमने सामने वाले जो एंगल है ना वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें तो चारों का चारों साइडें 90 डिग्री पे थी ना, इसके अंदर क्या हुआ है कि आमने सामने, अब 115 के सामने वाला एंगल 65 नहीं है, 115 के सामने वाला एंगल ये भी नहीं है, 115 के सामने जो एंगल बन रहा है वो ये है और वो भी 115 होगा। इसी तरह 65 के सामने जो एंगल बन रहा है वो भी 65 होगा। तो भी आपने सीखा चारों साइडें बराबर, चारों एंगल बराबर, इसको स्क्वायर बोलेंगे। दो साइडें बराबर, ठीक है, आमने सामने वाली, और वो पैरेलल होंगी और एंगल 90 ही रहेगा, इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। अगर दो साइडें जो है बराबर हैं आमने सामने वाली और वो पैरेलल भी हैं लेकिन एंगल उनका 90 नहीं है, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा से दबा दिया, तो ऐसी शेप को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। अब जैसे मैंने इस शक्ल को पकड़ के ऐसे दबा दिया था ना ऐसे, अब मैं इस स्क्वायर को पकड़ के ना तो क्या करता हूँ, ऐसे दबा देता हूँ ऐसे। तो जब मैं इसको ऐसे दबाऊँगा ना ऐसे, ठीक है ना, अब हुआ क्या, साइडें तो इसकी सेम थी जैसे स्क्वायर की थी, साइडें सेम रही हैं, लेकिन जैसे इसको दबाने से एंगल बदल गए ना, ये 90 की जगह पे 115 बन गया। अब इसको मैंने थोड़ा सा दबाया तो दबाने से क्या हुआ कि ये वाला 90 डिग्री बढ़ के 100 डिग्री हो गया, ठीक है। और जाहिर सी बात है इधर से फिर वो कम हो गया। तो वही बात, जैसे इसमें आमने सामने वाले एंगल बराबर थे, अब इसमें भी आमने सामने वाले एंगल बराबर हैं, लाइनें भी पैरेलल हैं, लेकिन क्या हुआ है कि बस एंगल 90 का नहीं है। तो अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें चारों साइडें इक्वल हैं, ठीक है, और बस एंगल 90 का नहीं होगा। तो ऐसी शक्ल का नाम हमने रख दिया रिहम्बस, ठीक है, इसको हम रिहम्बस बोलते हैं। अब हमने मज़ीद एक आगे शेप ले लिया है। अब देखें इसमें क्या था, इस लाइन की पैरेलल लाइन ये वाली थी, इस लाइन की पैरेलल लाइन ये है, इसके अंदर ये इसकी पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके अब मैं इसको जितना मर्जी आगे ले जाऊँ ये आपस में टच नहीं होंगी, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। अब इसमें दो पैरेलल लाइन आ रही हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, लेकिन कुछ शक्लें ऐसी होती हैं जिसके अंदर ये देखें, अब जो ए बी है और डी सी है ये तो आपस में पैरेलल हैं, ये तो आपस में पैरेलल हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों लाइनों को देखें ये आपस में पैरेलल नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ ना ऐसे, और इसको थोड़ा सा आगे लेके, तो ये दोनों लाइनें यहाँ पे आके टच हो जाएंगी आपस में। इसका मतलब है ए डी और बी सी आपस में बराबर नहीं है। तो वो कह रहा है कि ऐसी क्वाड्रिलेटरल तो ये है क्योंकि इसमें 4 साइडें हैं, जिसके अंदर 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जिसमें सिर्फ एक ही पैरेलल
पेयर का मतलब होता है जोड़ा। अब ये दो लाइनों का जोड़ा बन गया ना, एक ही जोड़ा जो है ना वो पैरेलल हो, बाकी दो लाइनें पैरेलल ना हो, इसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। इसको हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। और ये अपने घरों की छतों पर पतंग उड़ाई होगी। तो इसमें वो कह रहा है कि हैविंग टू इक्वल पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड इज़ कॉल्ड, जो है काइट। इसके आसान अल्फाज में समझ लें तो इसमें कोई भी लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस लाइन को मैं लेके जाता हूँ ना सीधा, तो ठीक है, कहीं ना कहीं इसके सामने वाली जो लाइन है ना वो इसको जाकर टच कर देगी। अब मैं, ठीक है, इसको लेके जाता हूँ ना ऐसे, ये वाली लाइन भी इसको टच कर, तो एडजेसेंट का मतलब है जो कभी भी आपस में नहीं जुड़ेंगी, तो इसको हम, ऐसी शक्ल को हम बोलते हैं काइट। तो ये एक छोटा सा तारुफ था, आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको अभी तक समझ नहीं। तो अब हम मशक को सोल्व करते हैं। और क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हमने दो बातें सीखी कि इसके अंदर साइडें कितनी होंगी और एंगल्स कितने होने चाहिए। तो इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल्स में साइडें भी हमारे पास 4 होंगी, ठीक है, और एंगल भी हमारे पास 4 होंगे। आगे हमने इन 4 साइडों में मज़ीद जो है ना, या तो वो चारों साइडें बराबर होंगी, ठीक है, या वो चारों साइडों में से 2 साइडें बराबर होंगी, 2 लंबी होंगी, या इन चारों साइडों में से जो है इसको अगर हम दबा देते हैं तो आप समझ लें कि ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, या इसको दबा देते हैं तो ये हमारे पास साइडें सेम रहेंगी लेकिन इसकी शक्ल बदल जाएगी। या फिर हमने कहा कि 2 साइडें तो पैरेलल हैं, ठीक है, और 2 साइडें जो हैं वो पैरेलल नहीं हैं। फिर इसकी तीसरी शेप जो थी वो थी काइट, जिसके अंदर कोई भी साइड एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इसके हमने नाम याद कर लिए। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो कि मैं पेज को आगे नहीं करूँगा क्योंकि मैंने सारी शक्लें आपके लिए रेडी कर रखी हैं, हम इसी पेज पर इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले वो कह रहा है लेबल द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमें ये भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइडें और 4 ही एंगल बन रहे हैं, जहाँ पे ये जुड़ रहे हैं ना आपस में एंगल है, तो ये सारी क्वाड्रिलेटरल हैं। दूसरे अल्फाज में ये सारे ही लड़के हैं या ये सारी ही लड़कियाँ हैं, लेकिन अब हमने इनके नाम रखने हैं। तो अब हम बाकायदा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम है ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसमें 4 साइडें नज़र आ रही हैं और हमें चारों की जो लंबाई है वो भी एक जितनी ही नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर चारों साइडें बराबर हों और चारों की लंबाई भी बराबर हो और 4 एंगल बन रहे हैं और चारों के चारों एंगल भी बराबर हैं जो कि 90 डिग्री है ना, तो ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे शेप, ऐसे शेप लिखने के बाद आप इसका लिखेंगे आगे नेम भी डाल दें, शेप नेम, ठीक है, ठीक है। तो शेप नेम के आगे आप लिख देंगे, इस इनके एंगल बराबर हैं, तो इस तरह हम शेप नेम लिखने के बाद ना इसके आगे इसका नाम लिख देंगे। ये है हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। तो आमतौर पर जो है ना मैं ख़ुद ही स्लोली बताता हूँ ताकि आप ना चाहे 2 दिन लगा के इस वीडियो को पूरा देख लें, लेकिन ये है कि आपको कोई भी ऐसा पॉइंट ये ना हो कि आपको समझ ही ना आए। और वीडियो तो मैं छोटी थोड़ी सी बना दूँगा 15-20 मिनट में ख़त्म, लेकिन ये है कि फिर आपको समझ ना आएगी तो फ़ायदा कोई नहीं। तो ये हो गया हमारे पास शेप नेम, क्योंकि इस वीडियो को सिर्फ टीचर्स नहीं देख, टीचर्स तो आमतौर पर 5 मिनट में ही बात पिक कर लेंगे ना, ठीक है ना, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं उनको हर सवाल के मतलब के समझाने की मतलब के ज़रूरत पड़ती है ना, होती भी है। तो खैर उसने बोला था कि लेबल द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। लेबल का मतलब था कि आपने नाम बताना है, तो हमने बता दिया शेप नेम स्क्वायर, ठीक है ना। शेप की जगह पे आप क्वाड्रिलेटरल का लफ्ज़ भी लिख सकते हैं, ऐसे मिटा के ना, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल नेम स्क्वायर, लेकिन आप शेप नेम लिख दें और क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर वो भी ठीक है, लेकिन जो शेप नेम लिख दें स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि आपने एंड डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज़। अब आपने इसकी ना 2 प्रॉपर्टीज़ बतानी है, एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, 2 खसूसियात अब हम इसकी बताएंगे। तो हम इसमें पहली खसूसियत लिखेंगे कि इसकी चारों साइडें बराबर हैं, तो हम लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो हमने पहली प्रॉपर्टी इसकी बता दी कि इसकी चारों जो साइडें हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। अब इसकी हम दूसरी प्रॉपर्टी बताएंगे कि इसके जो चारों एंगल हैं ना, जो हमारे पास इसमें 4 एंगल हैं वो भी हमारे पास बराबर हैं। तो हम लिख देंगे ऑल एंगल्स
ऑल एंगल्स आर, अब आप इक्वल का लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। इतना लिख के स्टॉप कर दें। लेकिन अगर थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं, हमें पता है हर लाइन एक दूसरे के बिल्कुल जैसे कील होता है ना, जैसे हम ज़मीन में कील को ठोकते हैं, तो बिल्कुल वो, तो आप लिख दें ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री, बराबर हैं और 90 डिग्री के हैं, ठीक है ना। ये हमने इसकी दो प्रॉपर्टीज़ बता दी। अगली शेप आ गई है, इसमें भी हम सबसे पहले लिखेंगे शेप का नेम, शेप नेम। तो मैं वीडियो को रोक के ये सारी चीज़ें रेडी कर लेता हूँ, फिर हम एक ही बार में इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने रेडी कर लिया है। अब हमारे पास अगली जो शक्ल आ रही है, तो अगर मैं आपको ये बुक से दिखाऊं, ये वाली शक्ल है, ठीक है ना, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि सिर्फ दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, क्योंकि ये है तो क्वाड्रिलेटरल, इसमें चार साइडें हैं, तो चार में से जो ट्रेपेजियम है ना, चार में से दो लाइनें बस पैरेलल होती हैं और बाकी दो लाइनें पैरेलल नहीं होती। तो अब हम इसमें जो है ना, सबसे पहले तो शेप का नेम क्या लिखेंगे, ट्रेपीजियम। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टी, ठीक है, RAP, ट्रेप, और फिर EZ, ट्रेपी, और फिर IUM, ट्रेपीजियम। अब हमने इसकी जब प्रॉपर्टीज़ लिखनी है ना, तो पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे कि टू लाइंस ओनली का लफ्ज़ आपने लाजमी डालना है, क्योंकि इसमें हमारे पास चार साइडें हैं टोटल, तो चार में से ओनली टू साइड्स आर पैरेलल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं। अब ये वाली जो लाइन है ना, इसको हम आगे को बढ़ाएं, ये इधर को जाएगी, ये इधर को जाएगी और आपस में टच हो जाएंगी। लेकिन ये लाइनें जितनी मर्जी आप आगे ले जाएं, ये टच नहीं करेंगी। ओनली टू साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। अब उसने सवाल में कहा था कि एक प्रॉपर्टी आपने साइडों की बतानी है, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी आपने एंगल्स की बतानी है। अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं ओनली टू साइड्स आर पैरेलल, और दूसरी लाइन में हम लिखते हैं टू साइड्स आर नॉट पैरेलल। लेकिन दूसरी जो लाइन है वो आपने एंगल्स के बारे में लिखनी है। तो अब आपने एक ना मिसाल के तौर पर ये वाली शक्ल थी ना, 90 डिग्री, 90 90 90, अगर हम 90 को 4 से ज़रब दें, ठीक है ना, 400 4936, तो 360 आता है। ये आप एक ऐसी लाइन है जो आप हर क्वेश्चन के दूसरे नंबर पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस लाइन को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे कि जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है ना, उसके अंदर बस अगर किसी शक्ल की चार लाइनें हैं ना, ठीक है ना, उसके अंदर जितने मर्जी एंगल बने, उनको अगर हम सम करेंगे ना, तो 360 ही आएगा। तो आपने लिख देना है सम ऑफ ऑल एंगल्स इज़ 360 डिग्री। ये हमने दूसरी लाइन बता दी। अब अगली शक्ल में चलते हैं। ये वाली शक्ल अगर आपको मैं दिखाऊं किताब में जो हमने पढ़ी थी, ये वाली है, जिसमें मतलब कि ना इसमें तो सिर्फ दो लाइनें पैरेलल थी ना, और बाकी की दो पैरेलल नहीं थी। इसमें चार लाइनों में से ना दो सारी पैरेलल हैं, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और कहने का मकसद ये है कि हर लाइन के पैरेलल एक लाइन मौजूद है। इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन मौजूद है, इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन मौजूद है, इस लाइन के ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है, इस लाइन के ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है, लेकिन इस लाइन के पैरेलल लाइन एक यहाँ पर मौजूद है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम इसका नाम लिखेंगे। ये हमारे पास क्या नाम आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, पैरेललोग्राम। देखिए पैरेलल इसमें सारी साइडें हैं ना, तो पैरेलल से ही हमने इसका नाम पैरेललोग्राम लिख दिया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्पेलिंग पैरेलल, और आगे हम डाल देंगे पैरेललोग्राम। ये इस शक्ल का नाम आ गया। तो हमें मालूम है आमने सामने वाली ना लाइनें पैरेलल हैं, यानी कि ये लाइन के आमने सामने, ये दो लाइनें आमने सामने और ये दोनों। और आमने सामने के लिए हम इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ऑपोजिट। तो हम इसमें लिखेंगे ऑपोजिट, यानी कि आमने सामने वाली या मुखालिफ, ऑपोजिट साइड्स आर जो है। अब आप इसमें यही वाला लफ्ज़ लिख देंगे पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल,
ठीक है। और फिर हम दूसरा इसमें लिख देंगे कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। इसमें भी आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज़ 360 डिग्री। ये एक ऐसी लाइन है जो आप हर अगर आपको किसी में पेपर में दूसरी लाइन भूल जाती है ना, तो ये वाली जो लाइन है ना, ये आप ए से लेकर एफ़ तक हर क्वेश्चन के दूसरी प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं। लेकिन जस्ट मैं आपको थोड़ा वैरायटी के तौर पर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट यानी कि आमने सामने वाली साइडें बराबर हैं और आमने सामने वाले एंगल भी बराबर हैं। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर आपको पेपर में इसकी ये लाइन भूल जाती है तो बस आप ये वाली भी याद कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल इज़ 360 डिग्री ना, फिर आप ये इसमें लिख सकते हैं। अदरवाइज़ ये इसकी प्रॉपर्टी होगी। अब आगे हमारे पास ये वाली शक्ल, तो अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको बताया था कि जब हम स्क्वायर को थोड़ा सा दबा देते हैं, स्क्वायर में क्या होता है, साइडें सारी बराबर होती हैं, ठीक है, और एंगल बराबर होते हैं। जब हम इसको थोड़ा सा दबाएंगे ना, तो क्या होगा, दबाने से साइडों की तो लंबाई में कुछ फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन बस जो इसके एंगल्स हैं ना वो बदल जाएंगे। पहले एंगल सारे बराबर थे, अब जो सारे एंगल हैं वो बराबर नहीं रहेंगे, लेकिन साइडें हमारे पास बराबर रहेंगी। तो इस शक्ल को हम कहते हैं रिहम्बस। सॉरी, ये तो आपको वीडियो में नज़र ही नहीं आ रहा था, ये देखें। तो अगर हम किसी स्क्वायर को दबा देते हैं ना, तो उसकी साइडों पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी साइडें सारी बराबर रहेंगी, लेकिन उसके जो एंगल्स हैं ना, पहले स्क्वायर में क्या था, स्क्वायर में सारे एंगल 90 के थे। अगर मैंने इसको थोड़ा सा दबा दिया, चाहे इधर से दबा दूँ चाहे इधर से दबा दूँ, तो जब दबा दिया मैंने तो साइडें तो बराबर रहेंगी, लेकिन जब दबाया तो क्या हुआ, एंगल हमारे पास बदल जाएंगे। तो इस शेप को हम बोलते हैं रिहम्बस। तो यही हमारे पास डी पोर्शन का नेम आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो हम इसमें इसका नेम लिखेंगे RH O RHUBUS रिहम्बस, ठीक हो गया। अब रिहम्बस और स्क्वायर में क्या चीज़ है कि स्क्वायर को हम दबा दें तो हमारे पास रिहम्बस बनता है। रिहम्बस में सबसे पहले जैसे कि स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इधर भी हम पहली प्रॉपर्टी साइडों की जो होगी वो लिख देंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल। और इसमें जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो हम लिख देंगे कि इसमें सारे एंगल 90 के बराबर थे। इसमें क्या होगा, आमने सामने वाले जो एंगल्स हैं ना वो जो है ना वो बराबर हो जाएंगे। तो जैसे हमने इसमें लिखा था ना, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये इससे बनता है और ये स्क्वायर से बनता है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। और दूसरी प्रॉपर्टी हम यही लिख देंगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये चीज़ मैं आपको किताब से भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। साइडें सारी बराबर हैं, लेकिन एंगल 180 के नहीं बराबर, 100 अपने सामने वाला जो एंगल है ना उसके बराबर है। इसी तरह ये एंगल ये आपस में आमने सामने है, ये आपस में आमने सामने, तो 100 के बराबर, 80 के बराबर हो गया। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को फिल कर देता हूँ, फिल करने के बाद मैं वहाँ से आपको समझा दूँगा। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं हम। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये था रिहम्बस जिसमें चारों साइडें बराबर थीं और ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास आर इक्वल, यानी कि आमने सामने वाले जो एंगल्स थे वो आपस में बराबर थे। आगे जो हमारे पास शेप है उसका नाम है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि चारों साइडें हमारे पास जो हैं उनमें से जो आमने सामने वाली साइडें हैं ना वो बराबर होती हैं। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके ऑपोजिट है, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर है। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री, क्योंकि चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, इसमें जो चारों एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और वो 90 डिग्री के ही इक्वल होते हैं। आगे हमारे पास ये काइट है। काइट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि दो जो हमारे पास साइड्स है ना, ठीक है ना,
वो उनकी लंबाई होगी बराबर। अब ये वाली जो जैसे ये वाली साइड थी ना, ये इस साइड के पैरेलल है, ठीक है ना, और इसकी लंबाई भी बराबर है। अब इसमें ये वाली जो साइड है ना, ये इसके पैरेलल नहीं है, ये वाली साइड इसके पैरेलल नहीं है, लेकिन इनकी जो लंबाई है ना वो बराबर है। तो जो अगर ये पैरेलल होती ना, तो हमने यहाँ पे पैरेलल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देना था, क्योंकि ये वाली साइड इस साइड को टच कर गई है ना, तो हम बोलेंगे टू पेयर्स। टू पेयर्स का मतलब है एक पेयर, ये वाली दो लाइनें एक पेयर बना रही हैं और ये वाली दो लाइनें एक पेयर बना रही हैं। वन पेयर, टू पेयर, ठीक है ना। तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल और वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज़ इक्वल। तो इसमें जब हम कोई काइट बनाएंगे ना, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल, अब ये वाली जो हमारे पास चीज़ है ना, ठीक है ना, ये इसके ऑपोजिट है, लेकिन ये इसमें बराबर नहीं है एंगल, ये एंगल और है, ये एंगल और है। ये एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर कौन सा है, ये वाला और ये वाला। अब इसमें जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, और ये हमारे पास बराबर है, ठीक है ना। तो हमने अगर इसके आमने सामने वाले दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, तो हमने लिखना था ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लेकिन इसमें ऑपोजिट एंगल्स सारे इक्वल नहीं होते, सिर्फ एक वन पेयर का मतलब होता है जोड़ा। सिर्फ अब ये वाला और ये वाला जो जोड़ा है ना, ये आपस में बराबर है, तो हम बोलेंगे वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज़ इक्वल। दूसरी बात, पहली लाइन आप याद कर लें, ठीक है ना, ये बात स्टूडेंट्स के लिए, पहली लाइन आप याद कर लें। अगर आपको दूसरी लाइन पेपर में भूल जाती है तो आपने सिर्फ ये वाला लिख देना, सम ऑफ ऑल एंगल इज़ 360 डिग्री, ठीक है ना। इसके अंदर जितने भी एंगल हैं उनका सम 360 है। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये हर क्वेश्चन के दूसरे, क्योंकि उसने कहा था कि आपने एक साइड की प्रॉपर्टी बतानी है और एक एंगल की, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, अब मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन शेयर करने लगा हूँ कि अगर आपको पेपर में दोनों लाइनें भूल जाती हैं, ठीक है ना, दोनों लाइनें ही भूल जाती हैं, या आपको ये जो मैंने अभी आपको काम करवाया ये आपको याद ही नहीं हो रहा, फिर मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ। तो ये रहा आसान तरीन तरीका। अगर आपको, ठीक है, कुछ भी याद नहीं हो रहा, तो फिर आपने स्क्वायर में क्या लिखना है, जो ए पार्ट है आपने ऊपर लिख देना है स्क्वायर। कुछ आपने ऐसा नहीं लिखना, शेप नेम और फिर आगे स्क्वायर, ठीक है ना। आसान तरीका, स्क्वायर 4 इक्वल साइड्स 4 एंगल्स, ठीक हो गया। ये मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जिनके लिए पेपर को पास करना भी मुश्किल है ना। ये देखें आगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ट्रेपीजियम, ठीक है ना। ये ट्रेपीजियम है हमारे पास। यहाँ पे टाइटल गलत है, ठीक है ना, टाइटल गलत है। टाइटल की जगह पे आप क्या लिखेंगे, चलें ये मैंने आपके लिए ठीक भी कर दिया, ठीक है। तो ट्रेपीजियम 4 साइड्स 4 एंगल्स, ठीक है। ये क्या है, इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ये वाली। तो 4 साइड्स 4 एंगल्स, इसमें ये हमारे पास स्क्वायर नहीं है। अब ये भी हमारे पास ये क्या चीज़ है, ये हमने पढ़ा था, ये रिहम्बस है, ठीक है, जिसको हम थोड़ा सा दबा देते हैं। तो चलेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ए पे आप लिख देंगे ट्रेपीजियम 4 एंगल्स 4 साइड्स, पैरेललोग्राम 4 साइड्स 4 एंगल्स, रिहम्बस 4 इक्वल साइड्स 4 एंगल्स, ठीक है ना। तो चूँकि ये एक स्टूडेंट की राइटिंग है तो दैट्स वाई शी हैड मिस्टेक्स। तो ई में हमारे पास रेक्टेंगल 4 एंगल्स 4 साइड्स और 4 एंगल्स 4 साइड और काइट। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल भी वो शीट की समझ नहीं आई। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर भी कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप याद कर सकते हैं तो इसका भी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ए, बी, सी और डी, और ये हमारे पास ई और एफ़। तो बेसिकली ये वो सवालात थे जो आपको ये डिब्बों में फ़िल करने हैं। तो ये हमारे पास सारे सवालात सॉल्व हो चुके हैं। अब हम अपनी जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है ड्रा स्क्वेयर्स। ड्रा का मतलब है कि आपने ड्राइंग बनानी है किसकी, स्क्वेयर्स, स्क्वेयर की, अकॉर्डिंग टू द गिवन लेंथ्स बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड रूलर। प्रोट्रैक्टर जो है वो इसको बोलते हैं, ठीक है।
एंड रूलर, और रूलर इसको स्केल को बोलते हैं। इन दोनों की मदद से आपने ना जो है स्केल्स ड्रा करने हैं। हमें मालूम है जो हमारे पास स्क्वायर होता है ना, उसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई जो आपने ऊपर वाली साइड बनानी है ना, उसकी लंबाई इतनी ले लें, जो नीचे वाली साइड बनानी है ना, उसकी इतनी ले लें, जो दाएं तरफ बनानी है साइड, उसकी इतनी लंबाई होगी, जो बाएं तरफ बनानी है साइड, उसकी। अब मैं इतनी लंबी बात बोलने से अच्छा है मैं बस आपको इतना बोल देता हूँ कि आपने एक स्क्वायर बनाना है जिसकी एक साइड की लंबाई ना 3.4 सेंटीमीटर है। मतलब कि ये आप चाहे नीचे बना लें, दाएं बना लें, बाएं बना लें, ऊपर बना लें, चारों साइडों पे यही लंबाई रहेगी, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने अपना स्केल पकड़ लेना है। स्केल पकड़ने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें जो तंग लाइनों वाला हिस्सा है ना, अब मैं आपको जो है थोड़ा फास्ट कराऊंगा, क्योंकि ये काम हमने पिछली वीडियो में किया था। तो अगर आपको ये स्केल पकड़ना नहीं आता, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे सेंटीमीटर सीएम नज़र आ रहा है, हमारे सवाल के साथ भी सीएम है, तो वो कह रहा है 3.4। तो सबसे पहले आपने ये ज़ीरो, यहाँ तक होगी लंबाई 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। 3 के आगे आपने 1 2 3 4, जो चौथे वाली 4 प्लेस पर छोटी लाइन है ना, उधर आपने एक डॉट लगा लेना है। ठीक है, और आपने इस डॉट को फिर ये 0 तक, और 0 से वापस इस डॉट को मोटा कर लेना है। ठीक हो गया ये चीज़। चले मैं पहली क्वेश्चन है तो आपको बता भी देता हूँ। ये देखें, ये 3 हो गया हमारे पास, और 1 2 3 4, ये जो चौथी लाइन आ रही है ना छोटी सी, यहाँ तक हमने एक लाइन लगा ली। इस लाइन को लगाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको कोई भी नाम दे दें आप, ए बी, और जो लंबाई थी ना वो हम यहाँ पे लिख देंगे 3.4। ठीक हो गया इतना काम। अब आपने क्या करना है, अब आपका काम ख़त्म। अब आपने प्रोट्रैक्टर पकड़ना है। ठीक है, तो ये हमारी जो लाइन है, इसके ऊपर अब आपने क्या करना है, अपना प्रोट्रैक्टर पकड़ के, तो ये जो इसका प्लस साइन है ना, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी किया था, इसको इस डॉट के ऊपर रख देना है इस तरह से। और ये जो नीचे लाइन है ना डी की, ये आपने अपनी पेंसिल वाली लाइन पे रख देनी है, और डॉट डॉट पे। अब आपने क्या करना है कि जहाँ पे ये 90 है ना, 90 के ऊपर वाली जो बिल्कुल लाइन है ना, इसके ऊपर डॉट लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह इस पे ऊपर भी हम रखेंगे। बेस लाइन को बेस लाइन से मैच किया, और अब हम तो ये 2 डॉट्स हमने लगा लिए। अब आपने इसको फिर साइड पे कर देना है, और अपना स्केल ले लेंगे, इस बी को इस डॉट के साथ मैच कर देंगे, और इस डॉट को आप मोटा भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इस ए को इस डॉट के साथ मैच कर देंगे। ठीक है, ये दोनों लाइनें हमारे पास ड्रा हो गई। ये हमारे जो डॉट्स थे इनको हम प्रोमिनेंट कर देंगे, ताकि जो पेपर चेक कर रहा है उसको पता चल जाए कि ये उन्होंने डी से यहाँ पे नुक्ते लगाए थे। इतना काम करने के बाद अब आपने अपना स्केल पकड़ना है, और ये 3.4 है ना, तो अब हमें बी के ऊपर इसका 0 रखना है कुछ इस तरह से। ठीक है, 0 रखने के बाद 3 पे जाना है। 3 के जाने के बाद इसी तरह 3.4 पे आपने एक डॉट लगा लेना है। तो ये हमारे पास 3 है। ठीक है, और 3.4 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने डॉट लगा लिया। इसी तरह आप यहाँ पे भी इसको रखेंगे। और ये हमारे पास आ गया 3.4। ये आपको मालूम है कि ये 3 है हमारे पास, और ये 1 2 3 4। ठीक है ना, ये दरमियान वाली बड़ी लाइन से पीछे 3.4। इतना काम करने के बाद आपने इन डॉट्स को भी मोटा कर लेना है। अब आप इन दोनों डॉट्स को आपस में मैच कर देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब ए बी, इसको आप बोल दें सी, इसको आप बोल दें डी, और यही 3.4 सेंटीमीटर ना आप यहाँ पे भी लिख दें, 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, और 3.4
सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला जो स्क्वायर था ABCD वो बन गया। तो नेक्स्ट हमारे पास 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ड्रा करना है। अगेन हम जो है बेस पे 5 सेंटीमीटर की जो लंबाई है उसको पहले ड्रा कर लेते हैं। ये मैंने अपने जो रूलर है, ठीक है, रूलर और प्रोट्रैक्टर, आगे हमारे पास कंपास भी आएगा जिसको प्रकार बोलते हैं। खैर इस मशक में हमने 5 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने 5 सेंटीमीटर पर डॉट लगाया। ठीक है ना, अब इस डॉट को हम ले जाएंगे 0 तक, और अब आपने इसको थोड़ा सा बार बार ड्रा करके मोटा सा कर लेना है इस तरह से। ये हो गया। तो अब आपने इसको कह देना है A, इसको बोल देना है B, और इसके नीचे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। इतना काम करने के बाद अब आप पकड़ेंगे अपनी D, इसको प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, लेकिन आसान अल्फाज में क्योंकि ये ABC का D होता है ना, तो इसको D भी बोल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं A पे रखता हूँ, ये A पे रखने के बाद 90 के ऊपर हम एक डॉट लगाएंगे। इसी तरह जो है, इसीलिए मैंने आपको बोला थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बोल्ड कर लिया करें ताकि ये जो जमा है ना, ये वाला, इसके ऊपर आपको फिक्स करने में आसानी हो। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हम ये इस तरह से डॉट लगा लेंगे। अब आपने इन दोनों डॉट्स को थोड़ा सा बोल्ड कर लेना ताकि जो पेपर चेकर है उसको पता हो कि आपने D से लगाए हैं। तो A को हम इस डॉट के साथ मैच कर देंगे और B को दूसरे डॉट के साथ। यहाँ पे हम ऊपर एरोस बना देंगे। ठीक है, अब आपने अगला काम क्या करना है, A पे रखना है अपना 0 और 5 पे जाके एक डॉट लगा देंगे। कुछ इस तरह से, ये क्योंकि मेरी D के पास ही आ रहा है, इसी तरह इधर भी हम लगा लेते हैं। फाइव पर, तो ये भी हमारे पास तकरीबन D पर ही आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जो है ना अपने दूसरे के साथ मोटा सा कर देता हूँ, ये आ गया। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों डॉट्स को आपस में, दो डॉट्स हैं बिल्कुल साथ जुड़ गए, ऊपर वाला डॉट D का है और नीचे वाला हमारे पास स्केल का है। तो ये हमने इन दोनों को जोड़ दिया। अब हम इसको बोल देंगे C, इसको बोल देंगे D, इधर भी लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हमारे पास C क्वेश्चन है। तो C में हमारे पास 7.2, तो आपने अपने स्केल को पकड़ लेना है और बेस लाइन जो है पहले ड्रा कर लेंगे हम। तो 7.2, सबसे पहले आप 7.2 के ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे, फिर इस नुक्ते से 0 तक लाइन लेके जाएंगे और फिर वापस 7.2 तक। ठीक है ना, ये इस तरह से आपने एक लाइन लगा लिया। अब हमें इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेना है ताकि जब हम इस अपनी प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे रखें तो हमें आसानी हो। अब मैं जल्दी से दोनों डॉट्स आपके सामने लगा लेता हूँ। तो लाइन को लाइन पे डॉट और 90 पे डॉट। दोनों डॉट्स को मोटा कर लेंगे। अब इनको स्केल से मैच कर देंगे। इस तरह से, और ऊपर हमारे पास एरोज़ आ जाएंगे। अब आपने दोबारा स्केल को पकड़ना है और 7.2 पे दूसरा डॉट लगाएंगे। तो ये मेरे पास आ गया 0 इस डॉट के ऊपर, और आप देख सकते हैं ये हमारे पास 7 है और 7 के आगे 2 पॉइंट ये हमने जोड़ दिया। इसी तरह यहाँ पे भी ये 0 पे 0, ठीक है, 0 को रख देंगे इस लाइन पे और 7.2 ये हमने डॉट लगा लिया। अब आप इस दोनों डॉट्स को मोटा सा निशान बना के और आपस में मैच कर देंगे।
मैच कर लेंगे और हमारा स्क्वायर मुकम्मल है। तो इधर हमने वही ए और बी 7.2 सेंटीमीटर, और ये दोनों हमारे पास डॉट्स हैं डी के, और ये वाला डॉट हमारे पास आ जाएगा अब सी। इधर आपने सी नहीं लिखना, और ये आ जाएगा हमारे पास डी। इधर भी आप लिख देंगे 7.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप, और यहाँ पे आप ऐसे लिख देंगे 7.2, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा घुमा कर भी, और ये हमारे पास सी पार्ट हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट, जिसमें 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर ड्रा करना है। सबसे पहले बेस को ड्रा कर लेते हैं हम। उसके लिए हम जो है सेंटीमीटर वाला पोर्शन, चलें हम इसी के बराबर ही बना लेते हैं ना, इस तरह से थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि अब हमारा स्क्वायर छोटा ही है। ऐसे सबसे पहले 4 के ऊपर डॉट लगाया, ठीक है। अब इस डॉट से हम ज़ीरो की तरफ, ज़ीरो से वापस डॉट की तरफ, इसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। दोनों पे पॉइंट बनाएं, डी को रखेंगे और 90 पे डॉट लगा लेंगे। ठीक है, इसको हम ए और बी बोल देंगे, जो कि है 4 सेंटीमीटर। तो अब ये जो दो डॉट्स थे ना, इनको थोड़ा सा हम बोल्ड करने के बाद ए और बी को मैच कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से, और ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से। अब इन दोनों डॉट्स को जो है हम कोई पॉइंट नहीं देंगे क्योंकि ये डी के हैं। अब एक पे ऊपर हम 4 सेंटीमीटर के लिए दूसरा डॉट लगाएंगे। ये 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और इसी तरह 0 को बी पे रखा और 4 पे हमारे पास दूसरा डॉट। अब ये वाला जो डॉट आया है ना, ये बेसिकली हमारे पास मैच होंगे आपस में, ठीक है। तो कोशिश करें जब आप ये शेप्स को बनाएं, आपकी जो पेंसिल की टिप है ना वो फुली शार्प हो, ठीक है ना। तो ये हो गया सी, ये हो गया हमारे पास डी। सी डी भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी हमारे पास। तो ये हमारे पास डी पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास ई पार्ट 6.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक बेस लाइन 6.3 की ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने स्केल को लाइन पे मैच किया, 6 के आगे तीसरी छोटी लाइन, तीसरी छोटी लाइन पर नुक्ता लगाने के बाद इसको 0 पे लेके आएंगे, 0 से वापस उधर जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों पे हम डॉट्स लगा देंगे, और अब डी की मदद से, प्रोट्रैक्टर की मदद से 90 डिग्री पे दूसरे डॉट्स। तो इसको आप पहले ही बोल देंगे, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और इसकी लंबाई है 6.3 सेंटीमीटर। तो ये मैंने रखा डी, और 90 पे पहला डॉट, इसी तरह ये रखा डी, तो दोनों डॉट्स को आप थोड़ा सा मोटा करके इनको आपस में मैच कर देंगे। अभी आपको स्केल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आप मैच कर देंगे, और अब आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आपने क्या करना है, 6.3 पे दोनों तरफ डॉट्स लगाएंगे। सबसे पहले 0 को रखेंगे हम बी पे, 6 के आगे 1 2 3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी हम 6 के आगे 1 2 3। तो ये हमारे पास 6.3 और ये हमारे पास 6.3, इन दोनों को आपस में मैच कर देंगे कुछ इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारे पास सी, ये हो जाएगा हमारे पास डी। इधर हम लिख देंगे 6.3 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ई पार्ट हो गया।
F की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन F है हमारे पास बेसिकली 5.5। तो प्रोसेस तो अब आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुका है, तो मैं इसकी पहले लाइन ड्रा कर लेता हूँ। 5.5वीं छोटी लाइन पे नुक्ता लगाया, उसको 0 तक ले गए और फिर दोबारा 5.5 पे। अब इसको हम बोल देंगे A, ये हो जाएगा हमारे पास B, ये हो जाएगा 5.5, ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर। अब हम D की मदद से 2 डॉट्स लगाएंगे A और B पर। ये 90 पे, इसी तरह B पर भी एक डॉट लगा लिया। इन दोनों डॉट्स को थोड़ा सा मोटा कर देंगे, मैच कर देंगे A और B के साथ। मैच करने के बाद अब आप 5.5 सेंटीमीटर का A और B पर दूसरा डॉट भी लगाएंगे। तो उसके लिए हमने 0 को रखा A पर, ये हो गया हमारे पास 5, और ये हमारे पास 5, ये 5.5 इधर एक डॉट आ गया, ठीक है। इसी तरह ये 5, 0 को रखा और ये 5, और ये हमारे पास 5.5 दूसरा डॉट आ गया। इसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। तो अब आपने याद रखना है ऊपर वाले डॉट्स को मैच करना, नीचे वाले जो डॉट्स हैं वो D के हैं। दोनों मैच कर दिए। ऊपर हम एरोस, इसको C बोल देंगे, इसको बोल देंगे D। ये हो जाएगा हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर, ये भी 5.5 सेंटीमीटर, ये भी 5.5। ये आपने प्रॉपर ABCD और 5.5 सेंटीमीटर लाजमी लिखना है। तो ये हमारे पास D। अगले पेज पे जाने से पहले मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये ABCD E और F। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें एक मैं ज़रूरी आप समझ लें, ट्रिक या टिप समझ लें। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, अब आपने इसका स्क्वायर ड्रा करना है। कुछ बच्चे जल्दी से यहाँ पे रख के तो ड्रा करना शुरू कर देंगे, बाद में उनको पता चलेगा ओहो हमारी लाइन तो इसके अंदर टच हो गई, सफ़े से बाहर ही निकल गई। इसका तरीका ये 8.9 है ना, सबसे पहले आपने अपने ज़ीरो को ना, ठीक है ना, ये जो ज़ीरो है इस 8.9 वाली जहाँ पे सवाल लिखा हुआ है ना उसके ऊपर रख देना। ये ज़ीरो आ गया हमारे पास। अब आपने देखना 8.9 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 8, ये आ रहा है 9। इसका मतलब है यहाँ पे अगर हम सवाल बनाएंगे ना, सवाल हल करना शुरू करेंगे तो इसको टच कर जाएगा। तो आपने अंदाज़न क्या कर लेना है, एक लाइन या 2 लाइन ना नीचे से शुरू कर लेना है, ठीक है। ये एक छोटी सी ट्रिक है कि ताकि आपको पेपर में सवाल जो है वो ख़राब ना हो। अब 8.9 ये 8 है, और 9 से पीछे जो छोटी लाइन है ना 8.9, उधर से लेके 0 पे हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है। अब इस पर हम डॉट्स को, ताकि D हमें नज़र आए, डॉट्स को ड्रा करने के बाद D को रखते हैं और 90 पे निशान लगाते हैं। दोनों डॉट्स को लगाने के बाद इनको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे और स्केल की मदद से इनको मैच कर लेंगे। इधर हम लिख देंगे A, B, और ये हमारे पास क्या है 8.9 सेंटीमीटर। ये कुछ इस तरह से आपने लाइनें ड्रा कर लेनी है, ठीक है। अब दोबारा स्केल रखेंगे और 8.9 पे दूसरा डॉट लगाएंगे। ये हमारे पास 9 आ रहा है, 9 से पीछे 8.9, यहाँ पे डॉट लग गया। तो ये हमारे पास 9 आ रहा है, 9 से पीछे एक छोटा सा ये। अब इन दोनों डॉट्स को हम मोटा कर लेते हैं और आपस में मैच।
अब ये ए बी ये हो गया हमारे पास सी, ये हो गया हमारे पास डी, तो इसको बोल देंगे 8.9 सेंटीमीटर। इसको भी तो ये हमारे पास जी पार्ट था। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट 3.3 सेंटीमीटर, तो इसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस काफ़ी अवेलेबल है। थोड़ा सा ऊपर मैं ले जाता हूँ और हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 3 है, 3 की अगर 3 छोटी लाइनें और वो जो 3 नंबर पे लाइन है ना उधर से 0 पे लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लाइन आ गई। इसको हम बोल देंगे ए और बी 3.3 सेंटीमीटर। डी की मदद से दूसरी लाइनें ड्रा करने के लिए डॉट्स लगा लेंगे। ये आया 90 पे पहला डॉट, और ये दूसरा। दोनों को थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और मैच कर देंगे। चलें, ये तो डी के थे। अब हम स्केल की मदद से 3.3 पे दूसरा डॉट लगा लेंगे। ये हमारे पास 3 और 1 2 3 ऐसे। इसी तरह ये 3 और 3 की अगर छोटी लाइन 1 2 3 ऐसे। इन दोनों को भी मोटा कर लेंगे और मैच कर देंगे। अब ए बी ये हो गया हमारे पास सी, ये हो गया हमारे पास डी। ये भी 3.3 सेंटीमीटर, ये भी 3.3 सेंटीमीटर, ये भी 3.3 सेंटीमीटर। और इसमें क्वेश्चन में भी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर। इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन 2 सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सेम प्रोसेस है। इसमें हमारे पास जो चीज़ का फ़र्क आया है ना वो ये है कि ये जो दूसरे वाला डॉट हम लगाते थे ना, जो स्केल की मदद से हम ऐसे, जैसे ये 8.9 है तो हम 8.9 पे जाके दूसरा डॉट लगाते थे, फिर दूसरा डॉट लगाते थे। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू है इसके लिए हम पहली लाइन लगाएंगे और जब डॉट्स लगाने होंगे ना तो फिर हम दूसरे वाली वैल्यू से, क्योंकि जो रेक्टेंगल होती है ना, अब हमने क्या करना है, ड्रा रेक्टेंगल्स बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड रूलर अकॉर्डिंग टू द गिवन लेंथ्स एंड विड्थ्स। लेंथ का मतलब लंबाई, विड्थ का मतलब चौड़ाई। ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर हमें चारों साइडें बराबर होती हैं, इस वजह से एक वैल्यू दी जाती है। तो अब हमारे पास लेंथ है, इस वजह से 2 वैल्यू। इसका मतलब है 7 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर जो है ना वो ड्रा कर लेते हैं कुछ इस तरह से कि आपने, ये मेरे पास 7 आ रहा है, 7 0 से लेकर 7 तक आपने पहली लाइन जो कि बेस है वो ड्रा कर लेनी है। ये हो गई। इसको आप थोड़ा सा ये निशान लगाएंगे डी के लिए, ए और बी, और साथ में इसको आप बोल देंगे 7 सेंटीमीटर। अब आपने डी की मदद से दूसरा स्टेप वही है जो पहले किया था। पहले बी पे आप डॉट लगाएंगे और अब ए के ऊपर डॉट लगाएंगे। डॉट कहाँ पे लगाना है, 90 पर। ठीक हो गया। अब इन डॉट्स को थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे और अब इनको मैच कर लेंगे। ठीक हो गया। इसको भी एरो बना देंगे। अब आप क्या करते थे कि दोबारा स्क्वायर रख के ना तो 7 सेंटीमीटर पे लगा देते थे क्योंकि स्क्वायर था। अब हमारे पास जो चौड़ाई है ना वो इससे कम होगी, तो वो उन्होंने दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो दूसरा डॉट आपने 5 सेंटीमीटर पे लगाना है। तो ये हमने 0 पे रखा और ये हमारे पास आ गया 5, इधर डॉट आ गया। इसी तरह ये मैंने रखा 0 पे और ये आ गया हमारे पास 5।
ठीक है। तो इन दोनों डॉट्स को हम आपस में मैच कर, जो कि वो जो डी वाले डॉट्स थे ना ऑलमोस्ट उनके साथ ही वो जुड़े हुए हैं। और अब हम इसको बोल देंगे सी, इसको बोल देंगे डी, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये दोनों जो हो जाएंगे ये 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक क्वेश्चन था। सेम रूल है हमारे पास बी के लिए। तो बी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की हम लाइन लगाएंगे। तो अगले पेज पे जाने से पहले, जाने की बजाय मैं इसी पेज पे हल कर रहा हूँ। ये हाशिया हमारा दरमियान में आ रहा है, लेकिन 8 सेंटीमीटर ये 8 है हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास 0। 0 से 8, 8 से 0 मोटा कर लेंगे, दोनों को ए और बी बोल देंगे। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर लेंथ। दूसरे दोनों डॉट्स हम डी की मदद से लगाएंगे। और दोनों डॉट्स को हम थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। अब आप इन दोनों को मैच कर देंगे। ऊपर हम एरो ड्रा कर देंगे। अब आपने स्केल की मदद से दूसरे डॉट लगाने, वो लगाएंगे 4.4 पर। ये आ गया हमारे पास 4 के आगे 1 2 3 4 चौथी लाइन पे पहला डॉट। इसी तरह ये हम आ गया हमारे पास 0 बी के ऊपर, ये आ गया 4, और 4 के बाद 1 2 3 4, तो ये चौथी इधर 4.4 4.4। तो अब इन दोनों को हम मैच कर देंगे आपस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी, ये हो जाएगा हमारे पास डी। सी और डी, या डी और सी, ये भी 8 सेंटीमीटर है, और ए और डी जो है वो 4.4। इसी तरह बी और सी भी 4.4। अगले पेज पे जाने से पहले मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये आ गया हमारे पास जी पार्ट और एच, ये हमारे पास 3 का ए और बी। तो नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट 6.6 की लेंथ है और विड्थ है 3.4 की। हमने रेक्टेंगल को ड्रा कर लेना है और अपनी जो ट्रिक है उसको यूज़ करते हुए 6.6, ये हमारे पास आ गया 6.6। तो हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये आपने लाइन रखी स्केल के साथ जोड़ के, ये 6.5 जो दरमियान में बड़ी लाइन है, और आगे 6.6। तो 6.6 और दूसरा किनारा 0 पे था, ये हमने लाइन ड्रा करके ए और बी बोल दिया, यहाँ पे लिख दिया 6.6 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट हम डी रख के 90 डिग्री पर 2 डॉट्स लगाएंगे। पहला डॉट यहाँ पे, इसी तरह दूसरा डॉट, ये आ गया। इन दोनों डॉट्स को थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और मैच कर देंगे ए के साथ, बी के साथ, और इसको मज़ीद थोड़ा सा नुमाया कर देंगे। इधर एरो आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास 3.4। तो इस स्केल को रखेंगे बी के ऊपर 0, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 3 के बाद ये बड़ी लाइन 5 पे, और 5 से पीछे 3.4, ये हमारे पास लग गई 3.4 का डॉट। इसी तरह 3 ये हमारे पास बड़ी लाइन 5 है, 5 के पीछे 4, ये लग गया। तो इन दोनों को भी थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और आपस में मैच कर देंगे। मैच करते ही हमारे पास ये हो गया सी, ये हो गया डी। जितना ये है इतना ही ये 6.6 सेंटीमीटर, और जितना ये है उतना 3.4। तो ये हो गया हमारे पास सी पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट। तो इसमें हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो स्केल को रख लेते हैं
ऐसे, ठीक है। चूँकि मैं थोड़ी सी आप समझ लें शीट की बचत कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अगली वीडियोस भी रिकॉर्डिंग करनी है, तो मैं कहता हूँ इसमें पूरी आ जाएँ, तो इस वजह से मेरा हाशिया उसके अंदर आ रहा है। आप बिल्कुल सेंटर में एक सवाल करें जब आपको पेपर है, क्योंकि आपने पेपर में सिर्फ एक सवाल आना है, और मुझे जो है ये तकरीबन 6 और 6 12 और 13 तकरीबन मुझे 14 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने, तो मैं चाह रहा हूँ क्योंकि बचत जो है वो हमें करनी चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो। तो अभी मैं फ़िलहाल ऐसे कर रहा हूँ, आप सेंटर में एक सवाल ही करें। मैंने 2 सवाल आपने सामने कर दिए हैं। तो 8.5 ये हमारे पास 8 है, ये हमारे पास 5 है। 8.5 पे हम एक डॉट लगाएंगे 8.5 पे, और उसको ले जाएंगे 0 पे, और 0 को वापस ले जाएंगे 8.5 पे। ये हमारे पास बेस आ गई, इसको बोल देंगे ए बी, और ये हो जाएगा हमारे पास 8.5। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे ताकि जो डी है हमारे पास वो प्रॉपर फिट हो जाए। ए पे भी नुक्ता और बी पे भी 90 के ऊपर डॉट लगा लिया। अब इन दोनों डॉट्स को आपस में मैच कर देते हैं। ठीक है, अब हमने दूसरा 5 सेंटीमीटर दूसरा, क्योंकि हमारी डी और 5 सेंटीमीटर हर क्वेश्चन में तंग कर रहा है, तो ये दोनों डॉट्स आपस में जुड़ जाएंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर बिल्कुल इससे छोटा सा नीचे आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये भी 5 सेंटीमीटर दूसरा डॉट जो है वो भी इससे थोड़ा सा, बस आप समझ लें। तो ये डिपेंड करता है आप किस कंपनी की डी यूज़ कर रहे हैं। अगर डी छोटी होगी बड़ी होगी तो ये अलग। तो ये हमने 2 डॉट्स लगा लिए। हम इन दोनों को थोड़ा पेन से नुमाया कर लेते हैं, ऐसे और ऐसे। तो मैच करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये भी 8.5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, और ये वाली हो जाएगी 5, और बी और सी, ए और डी दोनों 5 सेंटीमीटर। तो डी पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ई पार्ट। सिक्स सेंटीमीटर 3.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की सबसे पहले लाइन लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारे पास 6 है, और ये हमारे पास 0 पे स्टॉप और 6 पे वापस डॉट लगाएंगे। डी का इस्तेमाल करते हुए 90 पे डॉट लगाएंगे। इसको आप बोल दें ए, और बी 6 है तो 6 सेंटीमीटर। बी पे और फिर ए पे, चाहे आप पहले ए पे लगा लें बी पे लगा लें, नो इशू। ये 90 आप ये देख सकते हैं, ये 90 है, और ये इसके ऊपर एक लाइन जा रही है ये वाली, इसके ऊपर आप डॉट्स लगाएंगे। तो अब इसको मोटा सा करके मैच कर देंगे। दोनों पे एरो बना देंगे, और अब हम स्केल की मदद से 3.2 पे दूसरा डॉट लगाएंगे। ये हमारे पास 3 है, 3 के आगे 1 और ये 2, ये लग गया। इसी तरह ये हमारे पास 3 है, 3 के आगे 1 और 2, ये दूसरा डॉट लग गया। तो इसको भी बोल्ड करके मैच कर देंगे आपस में। तो ए बी, और ये हो जाएगा हमारे पास सी, ये हो जाएगा डी 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारे पास बी और सी 3.2। तो ये हमारे पास ई पार्ट का सलूशन है। नेक्स्ट है हमारे पास एफ पार्ट।
एफ़ में हमारे पास 9 सेंटीमीटर की है, तो बेस हम 9 सेंटीमीटर की लगाएंगे कुछ इस तरह से। ये हमारे पास 9, ये अब मैं एक ही सवाल बच गया तो इसको बिल्कुल पेज के सेंटर में कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा जो है ना आप मज़ीद नुमायाँ कर लें ताकि ये, अब आप इसको बी बोल देंगे, इसको ए, ये ए है, ये बी है, और ये हमारे पास लंबाई है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो अब आपने डी की मदद से 5.2 पे डॉट लगाना है। नाइन्टी पे डॉट, अगेन 90 पर डॉट, इनको मैच कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एरो, ये भी एरो। और ना क्योंकि मैं अब लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गया हूँ, ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे डॉट ही लगाएं। अब मैं आपको एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ, देखें, जैसे कि ये है ना, ऐसे। तो आप ये देखें, जस्ट अपनी डी के ऊपर ऐसे स्लाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, स्लाइड, वो भी इसके साथ टच हो जाएगा। खैर भी आप डॉट वाला कॉन्सेप्ट याद रखें। डॉट लगाने के बाद हमारे पास है 5.2 सेंटीमीटर। तो 5.2 इसको हम रेज ही कर देते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ना। आप इसी को फॉलो करें जो मैं आपको करवा रहा हूँ। 5.2 सेंटीमीटर पर दूसरा डॉट लगेगा, क्योंकि आपकी बुक में भी डॉट ही इस्तेमाल, ये 5 है, और अगेन हमारे पास 5 जो हमें तंग कर रहा है 5.2, और ये हमारे पास आ जाएगा बिल्कुल अब इसके ऊपर ही आ गया, ठीक है। और ये भी हमारे पास आप चेक कर सकते हैं 5 और 5.2 इसके ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, ऐसे और ऐसे, इन दोनों को मैच कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए बी, ये सी, ये डी, यहाँ पे भी 9 सेंटीमीटर, और बी और सी पे 5.2 का डॉट लगाया था, ए और डी पे भी 5.2 का डॉट। तो इसके साथ ही हमारी आज की मशक ख़त्म, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मुशक्क़त तलब थी। काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो पे। आप वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें। ये अभी आप जूम चेक कर रहे हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट लेकर सोल्व कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट लाजमी किया करें। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।